हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 4 को कंप्लीट करने वाले हैं। इस जीके जीएस प्रैक्टिस सेट में हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती की तैयारी करें, आप सभी लोग आज के सेशन में अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारत का निर्माता या फिर आधुनिक भारत के पिता या फिर आपका भारतीय पुनर्जागरण के पिता, यह तीनों आपके राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय जिन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, याद रखना है। और राजा की उपाधि इन्हें किसने दिया था? तो राजा की उपाधि इन्हें अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो मुस्लिम लीग था दोस्तों, उसकी जो गठन किया गया था वह तो 1906 में किया गया था, लेकिन इसका प्रथम अधिवेशन कराची में 1907 में हुआ था और इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता आगा खान ने की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। किसने किया था? नवाब सलीमुल्लाह खान ने ढाका बांग्लादेश में किया था, लेकिन इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी वह 1907 में कराची अधिवेशन में अध्यक्षता आगा खान ने की थी, यह भी याद रखिएगा। इसके स्थापना तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी, लेकिन प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता आगा खान ने की थी। ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत की जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि आपका सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जो है उसके न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह आप सभी जानते हैं। लेकिन यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है यह आपने जानना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 124। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपसे एक आर्टिकल और पूछा जाता है 214, इसमें आप लोग बहुत आपका कन्फ्यूजन रहता है आप सबको, तो यहाँ पे याद रखिएगा जो 214 है या अनुच्छेद, यह उल्लेख इसमें किया गया है कि हर राज्यों में एक हाई कोर्ट होगा। और जो अनुच्छेद 217 इसमें यह बोला गया हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, यह भी आप याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट दिया गया है, यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र, इसका जो मुख्यालय है यह तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन ये जो यूनाइटेड नेशन है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर देखा जाए तो इसमें वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें आपके 193वां सदस्य देश हैं, याद रखना है। टोटल आपके 193 मेंबर हैं। ठीक है, यह आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो इनमें से कौन सी ऐसी नदी जो अरब सागर में गिरती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ताप्ती। ताप्ती रिवर जो है यह आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदी हो जाती है और यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, यह आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि जो लॉर्ड कर्जन है यह कब क्यों जाने जाते हैं? तो लॉर्ड कर्जन जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस डैश पर था? तो जो पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी वह कब चलाई गई थी? तो 1951 में चलाई गई थी। 1951 से लेके 1956 तक यह आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी और यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। और यह किस पे आधारित थी दोस्तों? इसका मुख्य फोकस जो था यह आपका कृषि क्षेत्र के लिए इसका मुख्य फोकस दिया था। इसका मेन यह जो आपका फोकस किया गया था वो कृषि के लिए किया गया था। ठीक है, यह आपको याद रखना। टोटल अब तक 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। ठीक है, और यह किसने चलाई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चला गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम
पंचायत राज्य संस्थान की स्थापना की गई? तो याद रखना, जो पंचायती राज व्यवस्था था उसकी स्थापना जो सर्वप्रथम था वह राजस्थान में किया गया था। राजस्थान का एक नागौर जिला है, नागौर, कौन सा जिला? तो नागौर जिला में एक गांव था बगदरी, क्या? बगदारी गांव में यह आपका पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू किया गया था। कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर को लागू किया था, गांधी जयंती के समय पे 1959 में। ठीक है, यह याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, तंजौर के किस मंदिर में चोल वास्तुकला है और इसे सम्राट राजा ने बनवाया था? तो तंजौर के किस मंदिर की बात की जा रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है और इसे चोल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। किसने बनाया था? तो सम्राट राजा ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो याद रखना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 को, इसमें यह जो हिंदी है, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। आर्टिकल 343 यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में हम करा रहे हैं। टोटल हम आपके जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, उस्ताद अहमद अली खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो उस्ताद अहमद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सरोद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है? तो विष्णु शर्मा की कौन सी पुस्तक हो जाती है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा जो यह पंचतंत्र पुस्तक है, इसे विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए राजतरंगिणी किसने लिखा है? तो राजतरंगिणी जो है वह कल्हड़ ने लिखा है और राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र की बात करें तो इसे कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य के रूप में जानते हैं, कौटिल्य ने इसको लिखा है अर्थशास्त्र को। और इंडिका जो पुस्तक है इसे मेगास्थनीज ने लिखा था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उनके दरबार में आया था। ठीक है, ये सभी पुस्तकें याद रखी हैं, यह प्राचीन और फेमस पुस्तकें हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अगर झूठ कोई व्यक्ति बोल रहा है तो झूठ पकड़ने वाले उपकरण को इस रूप में जाना जाता है। तो याद रखना है, झूठ पकड़ने वाला जो उपकरण है उसे हम पॉलीग्राफ करते हैं। पॉलीग्राफ से अगर चेकिंग किया जाए तो अगर आप झूठ बोल रहे होंगे तो आप पकड़े जाएंगे। ठीक है, और जो सिस्मोग्राफ है यह आपके भूकंप की तीव्रता नापने के लिए की जाती है, यह आपने याद रखना है। और वही अगर आपको बैरोग्राफ की बात करें तो यह वायुमंडलीय दाबों को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने तेलुगु महाकाव्य उपन्यास का हिंदी में अनुवाद किया है, जिसे सहस्रफन नाम दिया गया है? तो किस प्रधानमंत्री ने तेलुगु महाकाव्य का उपन्यास जो है, तेलुगु महाकाव्य उपन्यास, उसका हिंदी में अनुवाद किए हैं? यह तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा। दोनों ऑप्शन में दिए गए हैं, तो पीवी नरसिम्हा ने ही जो तेलुगु महाकाव्य उपन्यास था उसका हिंदी में अनुवाद किया था, जिसका नाम सहस्रफन रखा गया था। और पीवी नरसिम्हा राव की बात करते यह भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। कौन से नंबर के? तो 9वें प्रधानमंत्री के रूप में यह कार्य किए थे, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्न में से कौन सा ठंडा शीत मरुस्थल है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेटागोनियन जो है यह एक शीत मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। वहीं सहारा मरुस्थल की बात करें, सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो सहारा मरुस्थल हो जाएगा आपका, यह भी याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि या पदवी क्यों छोड़ दी थी? तो याद रखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में जनरल डायर ने हत्या कर दी थी कई भारतीयों की, जो कि भीड़ पर एक निर्दोष भीड़ पर उन्होंने गोली चलवा दी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा जो गुफा है आप सभी जानते हैं यह महाराष्ट्र में स्थित है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भैया द्वीप किस द्वीप में स्थित है, तो यह आपने बताना है। तो एलिफेंटा जो गुफा है यह आपका घारापुरी द्वीप है, महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? ईवीएम का पूरा रूप हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन।
इलेक्ट्रिकल नहीं होगा, ये गलत है। इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। वहीं पे आपसे बोला जाए कि ईवीएम जो है यह हमेशा चर्चा में रहता है चुनाव के दौरान, तो इसका फुल फॉर्म तो पता ही होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन राइट आंसर हो जाएगा, वोटिंग मशीन, ठीक है, न कि वेटिंग, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वह कब मनाया जाता है, तो मतदाता दिवस जो है राष्ट्रीय, वह आपका यहाँ पे 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, यह भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 1855 से 56 में भारत में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो जो संथाल विद्रोह हुआ था आपका 1855 और 56 के मध्य में, वह सिद्धू और कान्हू ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आपका है वर्तमान में संविधान का 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? तो जो आपका संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें टोटल आपके 22 भाषा हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी डी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि कौन अंग्रेजी की बात करें, क्या अंग्रेजी आपके 8वीं अनुसूची में शामिल है? तो नहीं, अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है अलेक्जेंडर और पोरस ने निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे युद्ध लड़ा था? तो अलेक्जेंडर की बात की जा रही, अलेक्जेंडर द ग्रेट अलेक्जेंडर की बात की जा रही, जिसे हम किसके रूप में जानते हैं? तो याद रखना है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा झेलम का युद्ध भी इसे कहा जाता है, इसे बैटल ऑफ हाइडे स्पीच कहा जाता है, ठीक है। झेलम का प्रथम युद्ध किया जाता है और यह आपके झेलम नदी के किनारे ही लड़ा गया था। अलेक्जेंडर जिसे हम सिकंदर के नाम जानते हैं, तो सिकंदर और पोरस के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। सिकंदर जो कि मैसेडोनिया का शासक था, ठीक है, उसे हम द अलेक्जेंडर के नाम से भी जानते हैं, यह भी आप याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। और ये युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व हुआ था, यह भी याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस कब मनाया जाता है? अब बताइए कब मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह मनाया जाता है आपका 2 जनवरी को मनाया जाता है। 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो DRDO की स्थापना दिवस मनाया जाता है, वहीं 2 जनवरी को राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है शेड्स ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक कौन है? तो शेड्स ऑफ सैफरन जो पुस्तक है इसके लेखक हो जाते हैं शबा नकवी, ऑप्शन ए द राइट आंसर। वहीं अरुंधति रॉय की पुस्तक का क्या नाम है? तो इनकी पुस्तक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की बात करें, यह 29 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन ए द राइट आंसर। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय जो आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, तो ठीक है, कुल टोटल आपके शास्त्रीय नृत्यों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे आपका आएगा आंसर 8, ठीक है। बहुत कहीं 9 भी बताते हैं, तो 9 नहीं होगा, 6 अभी शास्त्रीय नृत्य की गिनती में नहीं आया है। इसको माना जा रहा है कि इसे शास्त्रीय नृत्य घोषित किया जाए, लेकिन अभी घोषित नहीं किया गया, तो टोटल आपके 8 ही शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है? तो तमस जो एक हिंदी उपन्यास है, इसके लेखक जो है वह भीष्म साहनी हो जाएंगे, तो ऑप्शन यहाँ पे सी द राइट आंसर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध जो है यह आपकी नर्मदा नदी पे बनाया गया है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है मलिक काफूर डैश का जनरल था? तो जो मलिक काफूर था वह किसका जनरल था या किसका सेनापति था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रसिद्ध सेनापति था मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो आपका अलाउद्दीन खिलजी, इसने अपने आप को सिकंदर शाहनी कहा करता था, इसे द्वितीय सिकंदर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इसने अलाई दरवाज़ा और साथ ही आपका जो आपका दिल्ली है, दिल्ली के कुतुब मीनार के आगे एक अलाई दरवाज़ा पड़ता है, उसने यह आपके अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था, ठीक है। और इसने पैमाने की एक कड़ी भी, नापने तोलने की एक कड़ी भी लागू की थी, ठीक है, प्रणाली। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है राष्ट्रपति के चुनाव को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह आर्टिकल 54 में किया जाता है। आर्टिकल 54 में यह बताया गया है
परिभाषित किया गया कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ठीक है, और वहीं पे आर्टिकल 55 की बात की तो यह राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया इसमें बताया गया, किस प्रकार चुनाव कराया जाएगा, यह प्रक्रिया इसमें अनुच्छेद 55 में दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 61 की बात करें तो इसमें महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति किस प्रकार हटाए जाएंगे। तो महाभियोग इम्पीचमेंट के बारे में आपका अनुच्छेद 61 में उल्लेख किया गया है, भी याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, काजू जिसे हम कैस्यू नट कहते हैं, काजू जैसी जो फसलें हैं वह कौन सी मिट्टी में उपयुक्त होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा लाल लेटेराइट मिट्टी। लाल लेटेराइट मिट्टी में आपकी काजू जैसी फसल तैयार की जाती है। वहीं काली मिट्टी किसके लिए जानी जाती है, तो यह कपासी मिट्टी के रूप में जानी जाती है, जिसमें कपास बहुत अच्छी मात्रा में पैदावार होता है, इसलिए इसे काली मिट्टी या कपासी मिट्टी ही कहा जाता है। ठीक है, वहीं अगर आपसे बोले जलोढ़ मिट्टी में, तो इसमें आपकी धान की फसलें होती हैं, धान और गेहूँ। शुष्क मिट्टी बात करें, जो शुष्क मिट्टी आपके राजस्थान में पाई जाती है, वहाँ पर शुष्क माहौल होता है, वहाँ पर आपकी यह शुष्क मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अल्लाह रखा कुरैशी, जिन्हें हम अल्लाह रखा के नाम से जाना जाता है, वह एक भारतीय वादक हैं। तो किसके वादक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यह तबला वादक हैं आपके अल्लाह रखा खां। ठीक है, ऑप्शन ए द राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे 30 हम जीके जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं आज के सेशन में, ऐसे ही कंटिन्यू डेली करते हैं। तो आज की सेशन आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।